821 मॉम, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उस घर में वापस नहीं आ रही। अब इस बारे में भूल जाए। श्रेया ने कहा। फ़ोन के अंदर से उसकी सौतेली माँ उसको देख नहीं सकती थी, इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने श्रेया को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, श्रेया, मैं भी तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कर रही हूँ ना। उस परिवार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं है। माना कि वो बेवकूफ़ मंदबुद्धि है, लेकिन कम से कम उसका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम उस घर की छोटी बहू बन जाओगी और जो चाहे वो खरीद पाओगी। उसकी फैमिली तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। ऊपर से तुम्हारा पति भी पागल है, वो भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो घर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। श्रेया ने गुस्से में नाक से आवाज करते हुए कहा, अगर वो परिवार और रिश्ता इतना ही बढ़िया है तो आप रिया की शादी वहां क्यों नहीं कर देती? क्योंकि उनको रिया ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उसकी सौतेली माँ ने कहा, लेकिन असल में वो मन में सोच रही थी कि अपनी बेटी की शादी उस पागल से कर दूं। उसका रिश्ता मैं बहुत अच्छे खानदान में करूंगी। इस तरह के परिवार में वो कैसे शादी कर सकती है भला? श्रेया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी के घर की बहू बनने में। मैंने किसी को बोल दिया है घर से मेरा सामान लाने को। मैं दोबारा कभी भी सिंघानिया हाउस में नहीं आऊंगी। श्रेया को अपनी बात पर अड़े देखकर उसकी सौतेली माँ ने तुरंत अपनी आवाज़ तीखी करते हुए कहा, श्रेया, क्या तुम सच में सिंघानिया परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले मेरे सारे पैसे वापस करो जो बचपन से खर्च किए हैं। मैंने इतने बड़ा किया है और अब जब तुम्हारे पर निकल आए हैं तो तुम घर छोड़ना चाहती हो? हैरान होकर श्रेया ने कहा, ठीक है, मैंने सारी जिंदगी नौकरों की तरह आप लोगों के काम किए। उसके लिए मुझे भी शायद बहुत पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन आपने मुझे रहने के लिए जगह दी। मैं मेहनत करके पैसे कमाकर आपके पैसे लौटा दूंगी। श्रेया, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में जानती नहीं हूँ? तुम रिया के प्रोडक्शन हाउस इसीलिए गई ना क्योंकि तुम अब भी रिया से आगे निकलना चाहती हो और राहुल का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। मॉम, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है। श्रेया ने कोई सफाई देने की कोशिश तक नहीं की। उसकी सौतेली माँ ने उसे डांटते हुए कहा, खुद को एक बार देख क्यों नहीं लेती? तुम रिया की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि राहुल तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अगर सच में ये तुम्हारी सोच नहीं तो तुरंत नाटक का हिस्सा बनने से मना कर दो। श्रेया अब और नहीं सुन सकती थी। उसने चिल्लाते हुए बोला, अब साफ साफ सुन लो, ये मेरा काम है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। श्रेया ने उनको दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दिया। और अगर आप इतना ही डरती हैं कि मैं राहुल को रिया से छीन लूंगी तो आप अपनी बेटी को सुंदर बनाने पर ध्यान दो। मुझे किस बात की धौंस दिखा रही हो? श्रेया ने इतना कहकर फ़ोन नीचे पटक कर रख दिया। जब उसने अपना सर दोबारा ऊपर किया तो अपने सामने कबीर को खड़ा देखा। उसकी आंखें गहरी और काली किसी समुद्र की तरह थीं। श्रेया के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसको बहुत अजीब है। उसने कहा, तुम चलते वक्त कोई आवाज़ क्यों नहीं करते? बिना आवाज़ किए चलना बेसिक तमीज़ होती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना, बिना मतलब के आवाज़ करते रहना पूरा टाइम। कबीर अपने एलिगेंट पोस्चर के साथ अंदर आ गया। श्रेया ने हताश होकर कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम ही हो इस दुनिया के सबसे तमीज़दार इंसान और मैं सबसे बदतमीज। शुक्र है भगवान का कि हम आज नहीं तो कल डिवोर्स ले लेंगे, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी अगर मुझे सारी जिंदगी कोई पूरा टाइम शिक्षा देता रहेगा और नीचा दिखाता रहे। अपने हाथ अपनी कमर के पीछे पकड़े हुए कबीर ने कहा, ये तो सच है क्या? श्रेया ने पूछा, यही कि मैं इस दुनिया का सबसे वेल मैनर्ड इंसान हूं और तुम सबसे बदतमीज। ये तो बिल्कुल सच है, कबीर ने कहा। श्रेया ने उसको घूरा, तुम। उसके बाद उसने एक सांस छोड़ी और फिर वो एक लड़की की तरह छोटे छोटे कदम लेकर आगे चलने लगी। उसको इस तरह देखकर कबीर बस हंस ही दिया था। श्रेया वापस पीछे मुड़ी और उसको पूछा, कैसी लगी तुम्हें अब मेरी चाल? ये ठीक थी? क्या मैं अच्छे से चल पाए? बेवकूफ़, कबीर ने कहा, इतनी बेवकूफ़ होने के चलते ही तुमने गलत इंसान को ड्रग दे दी। हमने कहा था न कि इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। श्रेया का चेहरा गुस्से से सूज रहा था। कबीर उसको कुछ कहना चाहता था लेकिन वो खुद को कुछ और पूछने से रोक नहीं पाया। क्या वो राहुल को तुम पसंद करती हो? श्रेया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत गहरे दुख में है। तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि तुम अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे हो कि वो किसको पसंद करती है? नहीं, उसने कहा। श्रेया इसके आगे कुछ नहीं कह सकती थी। ठीक है, हाँ, दरअसल मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि तुम वैसे भी उसको नहीं जानते।
हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि जिसे वो पसंद करते हैं वो भी उसको वापस पसंद करें। वो और मैं बचपन के दोस्त कहे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस जो इंसान उसे हमेशा से पसंद था वो मैं नहीं, मेरी बहन रिया थी। जब श्रेया ने वापस अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली। उस वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे कबीर उसके अंदर तक झांक सकता है। कबीर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उसको पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसको पाना? क्या मतलब है तुम्हारा? श्रेया ने हैरान और कंफ्यूज्ड होकर कहा, जो तुमने सुना मेरा वही मतलब है। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे साथ रहे। कबीर की आवाज़ में थोड़ी अकड़ थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्रेया ने कहा। कबीर ने जवाब दिया, उदाहरण के तौर पर मैं उसे तुम्हारी बहन से सगाई करने से रोक सकता हूँ, मैं उस पर दबाव डाल सकता हूँ कि वो उसे छोड़कर तुम्हारे साथ रहे। रहने दो, फिर भूल जाओ। श्रेया ने जल्दी से कहा, ऐसा क्यों नहीं करते कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करा दो ताकि मुझ पर ये फालतू के इल्ज़ाम हट जाए। मुझे इतना अजीब लगता है जब सब मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मैं उसे रिया से अलग करना चाहती हूँ। कबीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह भी हो सकता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा चाहती हो? कबीर की तरफ देखते हुए श्रेया ने फटाक से कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करना अच्छी बात है? कबीर ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये शादी मैंने करवाई है, तो तुम बदले में जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पैसों के अलावा इसको भी मैं कंपनसेशन का हिस्सा मानूंगा। असलियत में प्यार बस जिंदगी का एक हिस्सा है। मेरी इससे बड़ी इच्छा है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकूं और खुद में सुधार ला सकूं, करियर वाइज। इस तरीके से मैं बेहतर लोगों ऐसी मिल पाऊंगी। और रही बात राहुल की, तो उस वक्त तक वो बस मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होगा। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको जिंदगी में कोई एक इंसान ऐसा न मिला जिसे वो पसंद करता हो लेकिन पा ना सका हो? मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला। कबीर ने बड़े आराम से कहा, फाइन। Sreya ne Yuzuko yi sabakahat hu deka, lekina indara hi indara vo janati tiki vo saka kaha raha hi, Sreya ne kaha, main pahale jakara naha leti hum, thika hi, lekina kabi bi tuma agara apana faisala badalain ki soko, tumuje badadina, jarura, thank you. श्रेया ने मन ही मन सोचा कि जो भी हो कबीर उसकी मदद ही करना चाह रहा है। कोई बात नहीं, आखिर मैं पति हूं तुम्हारा, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचना। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पत्नी के लिए अगला पति ढूंढने में कबीर तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसकी मुस्कान देखकर एक पल के लिए कबीर की नज़र उसी पर रुक गई। फिर उसने दोबारा अपनी नज़रें फेरी और कहा, सही कहा तुमने, मैं तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। श्रेया का दिल एकदम तेजी से धड़का जब कबीर इस तरह की बातें कर रहा था कि वो अपना हर वादा निभाएगा। कबीर उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान फील हो रहा था। EP 22 Udasi. Sreya nahain ke li bathroom a guy ora USA na pain kapare uter. Yaham ka bathroom a USA gara ke living a room a sabi barada. Jo bathataba davaha atana bara de ki usamem koi swimming a kara lilekina vo use bahuda kama istamala karatiti. Kyanki Yuzuko Yusa Taba Ki Adata Nahim T. Usain De Ka Ki Asia Naukarani Ne Pahale Hai Taba Ko Garma Pani Se Baradiada, Jisame Se Abibi Bapa Nakala Rahi T. उसने अपने कपड़े उतारे और ध्यान से टब में पैर रखा। जब वो पानी में पूरी तरह से डूब गई तो उसको काफ़ी आराम मिला। फिर उसको अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ गई और फिर कबीर की। राहुल रिया से शादी करने वाला था। श्रेया पहली बार राहुल से स्कूल में मिली थी। वो ड्रम का लीडर था और श्रेया उस टीम में एक ड्रमर। चोट लगने की वजह से एक बार वो श्रेया को घर छोड़ने आया था। उस वक्त वो काफ़ी पतला और कमज़ोर होता था। फिर भी श्रेया के हल्के से भारी शरीर को उसने पीठ पर उठाया और घर तक लेकर आया। जब तक वो लोग सिंघानिया हाउस पहुंचे तब तक राहुल पसीने से तरबतर हो चुका था। ये बात श्रेया के दिल को छू गई। उस वक्त उसको लगा था कि ये इंसान पूरी दुनिया में उसको सबसे अच्छे से ट्रीट करता है। उस वक्त वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे। जब सिंघानिया परिवार को पता चला कि राहुल ओबरॉय परिवार का छोटा बेटा था तो वो उसे घर पर खेलने के लिए बुलाने लगे। इस तरह वो रिया से मिला। वो बाथटब में बहुत देर तक डूबी रही। उसका शरीर इतना सुस्त हो गया कि उसको नींद आने लग गई। Jaba vo yuthi to Yuzuko Ekadama se kakara a guy ora vo darama se vapasa bathataba mem jiragai, yora se pani chalakane kiavaja way. Kabira ko jaba pani kiavaja sunai di vo baga kara indara aya. Usain daravaja kola kara deka to sreya bathataba se bahara an ki bahuda kazisa kara rahi ti. उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था और वो बीमार लग रही थी।
हैरान परेशान होकर कबीर ने सब कुछ एक तरफ किया और जल्दी से उसको बाहर खींचने के लिए भागा। डूबते को तिनके का सहारा, श्रेया ने जल्दी से अपनी बाजुओं से कबीर की गर्दन पकड़ ली। उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था और जब कबीर ने उसको उठाया तो उसके सारे कपड़े गीले हो गए। लंबे कदम लेता हुआ कबीर तेजी से श्रेया को बाथरूम के बाहर ले गया और बेड पर लिटा दिया और उसके चेहरे को थपथपाया। श्रेया, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ श्रेया, उठो। श्रेया ने एकदम से हाँफते हुए सांस ली। उसको धीरे धीरे होश आने लगा। उसके सामने कबीर खड़ा था जो कि बहुत परेशान लग रहा था। उसका दिल अचानक से उसे इस तरह देखकर जोर से धड़का। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं, उसने अपने हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा। तुम कर क्या रही थी? कबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो इसलिए क्योंकि मैं आज से पहले कभी बाथटब में नहीं नहाई, आज मेरा मन कर गया बाथटब इस्तेमाल करने का, लेकिन फिर मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक उसमें पड़ी रही। मुझे अंदर हल्के हल्के से चक्कर आ रहे थे, लेकिन खड़े होते ही इतना ज़्यादा हो जाएगा मुझे नहीं पता था। ओह, तो असल में ये हुआ था। कबीर की चिंता काफ़ी हद तक कम हो गई। उसका शरीर ज़्यादा देर गर्म पानी में रहने से गुलाबी हो गया था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी और इस वक्त पर ध्यान न देना लगभग नामुमकिन था। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसको अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस हुआ। जबरदस्ती उसने अपनी नज़रें श्रेया से हटाने की कोशिश की और उस पर कंबल डाल दिया। श्रेया को भी लगा कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसका चेहरा इतना ज़्यादा लाल हो गया था कि मानो अभी खून बह जाए। उसने जल्दी से कंबल को जोर से पकड़ा। उसका दिल बहुत तेज और बहुत जोर से धड़क रहा था। तुम कभी बाथटब में नहीं नहाई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थोड़ी देर पानी में रहने से ही तुम बेहोश हो गई, कबीर ने हैरान होकर कहा। श्रेया ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह पैदाइशी अमीर नहीं होता? जब मैं सिंघानिया हाउस में थी तो मैं पूरा टाइम नौकरों के कमरे में रहती थी। वहाँ पर मेरे लिए बाथटब नहीं था। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अब तुम ठीक हो? श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, पीछे मुड़ो, मुझे कपड़े पहनने हैं। कबीर पीछे घूम गया। मुझे जो देखना था मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम? श्रेया का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सूजने लगा। उसने बिजली की तेजी से अपने कपड़े पहने। तब जाकर उसको थोड़ा सुकून मिला। कबीर वापस श्रेया की तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसके होंठ हल्के से मोटे हो गए थे। जब वो तौलिए अपने बाल सुखा रही थी तो उसके बालों से होते हुए पानी की बूंदें उसकी सफ़ेद गर्दन पर गिर रही थी। कबीर के शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसी पल उसका फ़ोन अचानक से बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उस पर काव्या का नाम था। हल्का सा खांसते हुए उसने श्रेया से अपनी नज़रें हटाई और फ़ोन उठाया। हेलो काव्या, क्या कर रही हो? जब श्रेया ने काव्या का नाम सुना तो वो कबीर की तरफ देखने लगी। काव्या ने कहा, कबीर, मैंने जो हुआ उसके बारे में बहुत सोचा। मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बात की, प्लीज़ नाराज़ मत होना। कबीर ने कहा, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। काव्या ने बड़ा सोच समझ कर कहा, मुझे गुस्सा बस इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। हम इतने सालों से साथ हैं। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। तुम तो जानते हो मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे ये सोचकर चिंता हो जाती है कि तुम उसके साथ रह रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से जो भी काम करते हो उसमें दूसरे इंसान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। तुम हम दोनों के भले के बारे में ही सोच रहे हो। मैं ही समझ नहीं पाए। जब कबीर ने काव्या को ये सब कहते हुए सुना तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है काव्या, हमेशा से ही हमारे रिश्ते में मैंने कमी रखी है, और क्योंकि मैंने अब तक खास कुछ नहीं किया इसलिए तुम सिक्योर फील नहीं कर पाती। जो भी हो, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू काव्या, कबीर ने कहा। Isa vacta, Sreya pahale hiapain bala talie se suka kuki ti ora blow dryer lena ya rahi ti. Jaba usain apani tanga hilai to Yuzuko halka sa darda mahasusawa. Usain soka ki sayada garate samaya Yuzuko koda laga gei hogi. Yuzuko dur chot kadama lakara kalate hu de ka kara kabira gus se usak pasa gaya ora pucha. क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद गिरते वक्त मुझे चोट लग गई होगी। मैं दवाई लगा लेती हूँ। श्रेया उठी और मेज का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कबीर काफ़ी देर तक उसको खड़ा होकर बस देखता रहा। जब उसको लगा यह अभी भी चलना चाहती है तो वह कुछ कदम चलकर उसके पास गया और कहा, रुको, लापरवाही से मत चलो। जब उसने ये कहा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक बाजू उसकी कमर पर डाली और उसको गोद में उठा लिया। अरे! श्रेया की दोनों टांगें एक ही पल में हवा में थी। उस वक्त श्रेया को कबीर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
उसमें कोई भी कमी नहीं थी, एकदम परफेक्ट, श्रेया ने कहा। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप करो तुम और हिलो मत बेवकूफ़। उसने झुककर श्रेया की तरफ देखा और कहा। श्रेया का दिल तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कबीर सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं। उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, बस उसने कबीर को सिर ऊपर करके देखा। जब उसने उसे एक सोफे पर उतार दिया, श्रेया के टखने पर चोट का निशान बहुत साफ नजर आ रहा था। कबीर ने हैरानी से उसको कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने साल जिंदा कैसे बच गई, जब तुम एक छोटे से बाथटब से इतनी चोट खा सकती हो। श्रेया ने बेखटके कहा, मुझे मुश्किलों में रहने की आदत है, मैं ऐश की जिंदगी नहीं जी सकती। ठीक है। कबीर ने दोबारा उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, तो अब इसकी आदत डाल लो, अभी तुम्हें कुछ साल और यही जिंदगी जीनी है। श्रेया का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। जब उसने सोचा कि उसको कुछ साल और कबीर के साथ रहना है तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। श्रेया और कबीर की कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहे पॉकेट एफएम से। एप 23 एक अच्छा पति। कबीर ने पास रखी एक घंटी दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हिलना मत, बस इस घंटी को बजा देना और एक नौकरानी आ जाएगी। पहली बार वो इस तरह खुद श्रेया को सब कुछ समझा रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। उसने उस बटन को देखते हुए हैरानी से कहा, अमीर होना कितना बढ़िया है न, तुम सारा दिन बिना हिले एक जगह पड़े रह सकते हो और फिर भी तुम भूख से मरोगी नहीं। कबीर ने उसको देखा और कहा, फिलहाल तुम खुद भी एक अमीर इंसान हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, श्रेया ने कहा। कबीर बोला, मेरे जैसा अमीर पति होते हुए तुम काफ़ी अमीर हो। जब श्रेया ने यह सुना तो उसे अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई, पर फिर उसे याद आया कि ये केवल कुछ वर्षों के लिए होगा, इसलिए उसने कहने से पहले थोड़ा विचार किया। इसे भूल जाओ, अगर मुझे सचमुच इस तरह ऐश में रहने की आदत हो गई तो हमारे डिवोर्स के बाद एक कठिन जीवन जीने की आदत नहीं डाल पाऊंगी। कबीर ने उसे निराशा में देखा, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। बेशक, श्रेया ने कहा। कबीर ने थोड़ा सोचा, उसे देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तलाक देने के बाद भी बड़ी रकम दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक मुश्किल जिंदगी जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी। तब की तब देखेंगे। किसी वजह से कबीर को उसके शब्दों से चिढ़ हुई। फिर नौकरानी अंदर आ गई। कबीर ने नौकरानी से कुछ मरहम लाने को कहा। जल्दी ही वो मरहम लेकर आ गई। जब श्रेया अपने मन की बात कबीर को बता रही थी कि लाइफ कैसे अमीर लोगों के लिए सुविधाजनक है, कबीर पहले से ही नीचे झुक गया और एक हाथ से उसका पैर खींच लिया। हैरान श्रेया ने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी, हिलो मत। कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और इस लड़की को घूरा जो कि उसकी बात नहीं मान रही थी। कबीर ने कहा, क्योंकि आप पहले ही गिर गई थी तो अब आप चुपचाप शांति से बैठी रहो। श्रेया जहां थी वहीं जम गई। उसने कबीर को अपने टखने को अपनी लंबी उंगलियों से ध्यान से पकड़ते हुए और दवाइयां लगते हुए देखा। अपने सिर को थोड़ा झुकाकर कबीर ने श्रेया की चोट पर मरहम लगाया। उसको अपने सीने में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। एक गंभीर आदमी निश्चित रूप से और भी अधिक सुंदर लग रहा था। श्रेया को कभी ऐसी पोजीशन में और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। वो बिना मजाक के मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये खुद भी कर सकती हूँ। तो तुम्हें किसी और के अपना ख्याल रखने की आदत भी नहीं है? कबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है। एक दूसरे की लव लाइफ में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बाकी सब चीज़ें एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही करनी है। श्रेया बस मुस्कुराते हुए उसको देखती रही। उसको लगा कि कबीर से शादी करना बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं था। हालांकि वो किसी और से प्यार करता था। उनके साथ में बिताए हुए दिन बहुत अच्छे और यादगार है। कबीर ने बड़े ध्यान से उसको दवाई लगाई। हालांकि उसकी हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन वो भारी बिल्कुल भी नहीं थी। जब उसने पहले उसको उठाया था तो उसको लगा था कि वो बहुत हल्की थी और उसमें कोई खास वजन नहीं था। श्रेया के छोटे छोटे पैरों की तरफ देखकर कबीर ने सोचा कि उसके पैर कितने क्यूट हैं। उसके पैरों की उंगलियां एकदम गोलमोल थी। जब वो धीरे धीरे उसको दवाई लगा रहा था तो उसका दिल भी धीरे धीरे धड़क रहा था। जब श्रेया ने देखा कि कबीर के हाथ काफ़ी धीरे चलने लगे हैं तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कबीर ने सिर उठाया और कहा, नहीं, अब ठीक है। उसको मरहम लगाने के बाद वो उठा और सीधा उठकर दवाई का डब्बा लेकर बाहर चला गया। श्रेया ने झुककर अपनी चोट को देखा। कबीर ने सच में बहुत ध्यान से मरहम लगाया था। उसने मरहम भी इतनी खूबसूरती से लगाया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको बस जरा सी चोट ही आए।
अगले दिन वो फिर से उछल कूद करने लग गई। जल्दी ही उसके नाटक की शूटिंग भी शुरू हो गई। उस दिन श्रेया बहुत जल्दी सेट पर पहुंच गई। जब तक उसने अपनी कस्टूम पहनी तब तक धीरे धीरे सभी लोग वहां पहुंच गए थे। जाहिर सी बात है, देवेश कपूर बहुत देर से सेट पर आया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, बहुत सारे लोग शोर मचाते हुए उसका पीछा करने लगे। पास में एक असिस्टेंट बैठी हुई थी जो एकदम मोहित होकर देवेश को देखते हुए बोली, देवेश असल जिंदगी में टीवी से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, उसका फेस भी काफ़ी छोटा लगता है और उसकी आंखें भी काफ़ी सुंदर हैं। श्रेया ने सिर उठाकर देवेश की तरफ देखा और कहा, Sreya ne mana hai mana soka, kapura kanadana ke jeans kafi ak hayam, devesa bi kafi handsome da. Aba Sreya ki bari ti usa costume mem dora kara dekane ki. Vo jaldi se yuthi ora dora kara deka. Purain jamain ki bari barakama costume pahanakara kalana kafi muskila da. Yaha kafi bear bajata kasada. Usaki costume para kafi kama wada. जब श्रेया आवाज करते हुए कॉस्ट्यूम में दौड़ रही थी तो उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। ओहो, आपने नीति शर्मा की ड्रेस पर पैर रख दिया, किसी ने पीछे से आवाज लगाए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीति अपनी ड्रेस को जमीन से उठा रही थी। उसने श्रेया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। श्रेया ने दिल से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो नीति। नीति ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, तुम ही वो रुकी एक्ट्रेस हो ना जो कृषाला का रोल कर रही है? जी, श्रेया ने जवाब दिया। Niti kafi santa swabava kiti. Usain Sreya ke kantha pathapat hukaha. Tuma buri nahim ho. Mujhe tuma se kafi amida hai. Mujhe lagata hai tuma kafi aka karogi. Niti se isa taraha ka pratsahana milain ke bada Sreya kafi kusati. थैंक यू नीति। बहुत जल्दी ही नीति वहां से अपनी असिस्टेंट और स्टाफ के साथ चली गई। वहां मौजूद सभी लोगों को अभी तक डर लग रहा था। उसके वहां से चले जाने के बाद उन्होंने श्रेया को कहा, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? वो तो शुक्र है कि नीति मैम बहुत अच्छी है और शांत स्वभाव की है। श्रेया को भी वो काफ़ी अच्छी लगती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ सच में नीति मैम बहुत अच्छी है, बेशक वो इतनी ज़्यादा फेमस हैं। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों से बात करने की कला भी आनी चाहिए। Sreya ne jaldi haya pain sinsa ki sudina puri karali. Apana kama ho jane ke bada usain kursi dindi ora bathakara arama karain laji. Vo eka choti ektresati. Dusaram ke mukabil janak pasa unaki dekabala karain ke li assistant ora managers the. Dusari tarafa akele bath rahana bahuda aramadiyaka de. Script parhate ora age ki kahani ke bear mem sokate samaya vo bahuda gambira dika rahiti. A pain sinsa ki sudina hon ke bada jaba devesa pitch mura to usain Sreya ko akele bath hudeka. Jaba vo apana sira nice karake script parha rahi tita devesa ko vo kafi dilakas balaji. Usain unham rukane ke la isara kia ora assistant se apani bada kahi. मैं अंदर कमरे में नहीं जा रहा हूँ, क्या वहाँ जगह है मेरे लिए? वहाँ पर कुर्सी शिफ्ट कर दो, मैं वहीं बैठ जाऊँगा। असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर ये छोटे एक्ट्रेस के रेस्ट करने की जगह है, मैं भी एक छोटा अभिनेता हूँ, जो करने के लिए कहा है वो करो, बिना मतलब की बकवास मत करो, देवेश ने कहा। उसने पहले से ही चलना शुरू कर दिया। अरे श्रेया, उसने अपना सिर नीचे किया और उसे बुलाया। श्रेया ने सिर उठाया। जब उसने देखा कि वो देवेश कपूर था तो वो चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। देवेश सर, अरे अरे उठो मत, बैठ जाओ, बाद में हमारे कुछ सीन साथ में हैं, मैं तो तुम्हारे साथ रिहर्सल करने के लिए आया था। ओह ठीक है सर, लेकिन क्या बाद में हमारे साथ में सीन है? श्रेया को याद आया कि उनके सीन तो कल फिल्माए जाने थे। देवेश मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं आज फ्री हूँ इसीलिए हम आज एक सीन एक्स्ट्रा शूट कर रहे हैं। श्रेया ने उस पर संदेह नहीं किया। उसने देवेश को देखा और अपनी स्क्रिप्ट उठा ली। Isa kahani mem age kya wajanain ke lai juri rahie. EP24 flirt. Sreya ne seriously devesa ke satha rehearsal karani suru karadi. Devesa ne Sreya ki tarifa deka to usain deka ki Sreya to usaki tarifa deka bi nahim rahiti. Jays vo vaham ho hai nahim. देवेश ने एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए और श्रेया को ध्यान से देखा। जब श्रेया ने देखा कि देवेश रुक गया तो श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, देवेश सर, आप मुझको ऐसे क्यों देख रहे हैं? देवेश ने पूछा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हैरान होकर श्रेया ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवेश ने पूछा, तो फिर तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं रही हो? श्रेया ने अपनी स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट भी तो देखनी है। तो मतलब ये सच है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैंने कुछ गलत किया क्या?
देवेश ने खुद में ही सोचा कि क्या स्क्रिप्ट उससे भी ज़्यादा आकर्षक है। श्रेया ने हैरान होकर जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो हमेशा से पसंद है सर, आप तो सबके लिए रोल मॉडल हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। देवेश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल से तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए। मुझे चाय पानी दो, मेरे लिए खाना बनाओ। क्या? श्रेया ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? देवेश ने कहा। श्रेया ने कहा, लेकिन अगर मैं ये सब करूंगी तो आपके असिस्टेंट को पीछे हटना नहीं पड़ेगा। ओह, तो ये सब तुम दूसरों के बारे में सोच के नहीं कर रही हो? श्रेया ने कहा, जी हाँ सर, वरना मैं हर जगह आपको फॉलो करना शुरू कर देती। मैं सच कह रही हूँ सर। देवेश ने कहा, चलो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। श्रेया ने जल्दी से मुस्कुरा दिया। देवेश ने कहा, बस तुम तो रोने से भी ज़्यादा भद्दी लग रही हो। श्रेया के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, उसको इस तरह से मस्ती मजाक में देवेश से बात करना काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। देवेश के बारे में जो बातें श्रेया ने सुनी थी वो उनसे काफ़ी अलग था। उसके साथ घुलना मिलना इतना मुश्किल भी नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि फिर न्यूज़ में ये सब क्यों दिखाया जाता है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी को बुलाता नहीं, उसे घुलना मिलना बहुत मुश्किल है, वो तो असल में काफ़ी फ्रेंडली है। जब देवेश के सीन की शूटिंग शुरू होने वाली थी, वो तभी दोबारा उठा। उसने डायरेक्टर को पहले ही कह दिया था, क्योंकि वो आज फ्री है तो श्रेया के साथ जो सीन कल शूट होने थे वो आज ही कर सकते हैं। उसके और श्रेया के सीन में बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं थी। उनके सीन मित्रता और आपसी भाईचारे के थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिहर्सल कर ली थी। एक ही बार में सीन शूट हो गया। निर्देशक ने जल्दी से देवेश की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आपने एक ही बार में सीन खत्म कर दिया, बहुत ही उम्दा एक्टिंग। देवेश को हमेशा से ही ऐसी तारीफें सुनने की आदत थी। बिना कोई फर्क पड़े उसने असिस्टेंट के हाथ से पानी का ग्लास लिया और ख़त्म करने के बाद बोला, नहीं, मुझे लगता है कि श्रेया एक अच्छी अदाकारा है। उसके साथ काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। शी इज़ रियली गुड। Nerdasaka kucha dera k li jamagaya ora fira usain jaldi se kaha, ham bilkula, yahi hunara de ka kara to hamain unham yi maka dia hai, halanki anaka portfolio nakalida, lekina inaki ektina kafi achi hai, yaha kafi aka kara। सकती है। ये सुनकर श्रेया ने शुक्रिया करते हुए देवेश की ओर देखा। उसके शुरुआती दिनों में इस तरह थोड़ी सी भी हौसला अफजाई उसके लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू देवेश सर, थैंक यू डायरेक्टर सर, उसने जल्दी से कहा। देवेश ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, मुझे सर क्यों बुलाती हो? मुझे सिर्फ देवेश कहकर बुलाओ। श्रेया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। श्रेया को देवेश और भी अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ डायरेक्टर उनके पीछे खड़ा होकर देख रहा था कि अभी उधर क्या हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये नई एक्ट्रेस काफ़ी लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देवेश किसी से बात तक नहीं करता, वो इस कल की आई हुई लड़की के लिए इतना सोच रहा है। जब उसने उसको इस रोल के लिए चुना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इमेज इस रोल के लिए सही थी। वो देखने में काफ़ी ताज़ा और आसानी से न भूलने वाली थी। लेकिन देवेश उसको इस तरह से अहमियत देगा ये डायरेक्टर ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही शूटिंग खत्म हुई तो अचानक से ही श्रेया को कबीर का फ़ोन आया। हैरान होकर उसने फ़ोन उठाया। क्या हुआ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, कबीर ने कहा। श्रेया थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर जल्दी से वहाँ का एड्रेस बताया। जल्दी ही कबीर वहाँ पहुँच गया। आज वो अलग गाड़ी में था। बेंटली वह बाकी गाड़ियों की तरह चमकीली नहीं थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट जिस पर 12,321 लिखा था फिर भी भड़कीली थी। ये कैसी अजीब सी चीज़ें पसंद आती हैं इसको। श्रेया कार में बैठ गई और उसको पूछा, क्या हुआ? तुम एकदम से मुझे लेने कैसे आ गए? कबीर ने उसकी तरफ देखा। अभी अभी उसकी शूटिंग खत्म हुई थी, इसीलिए अभी भी उसके चेहरे पर मेकअप था। वो किसी बहुत सुंदर कमल के फूल की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ देखते हुए कबीर ने कहा, कपूर फैमिली चाहती है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। ओह, तो ये बात है। श्रेया आराम से बैठ गई और पूछा, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे? सच में सब ठीक तो रहेगा ना? कबीर ने कहा, तुम्हें आज नहीं तो कल उनसे मिलना तो है ही, तो तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है? श्रेया ने कहा, अगर उनको मैं पसंद नहीं आई तो आ जाओगी? कबीर ने कहा। कबीर ने मन ही मन सोचा, उनको काव्या के अलावा कोई भी पसंद आ जाएगी। कपूर फैमिली का बंगला कबीर के घर से भी बड़ा था। श्रेया को बहुत घबराहट हो रही थी। उसको इतना घबराया हुआ देखकर कबीर ने कहा, मेरे घर वाले तुम्हें खा नहीं जाएंगे, शांत हो जाओ। Sreya ne kaha maim pahali bara apain sajrala valam se mula rahi hum gabarahata to hogi hai, kabira mukuradia aka to tumhi gabarahata bi hodi hai.
Mantapahale kabi nahim dekha. Sreya ne kaha of course mame eka professional hum man tumes kaha de ki mame tumhari patni ka rola nibani lekina isa duty mem tumare gara valam ko kusa karana biata hai. Fira Sreya ne apain samain one bara sa lohe ka geta kalate hu deka one batalara ne anakas vagata kia I sara I madama batalara bari I jata se danam ko andara lagaya. Jaba Sreya ne gara ke andara atani kari security deki yuzako orabija yata gabarahata hon laji. घर में फर्श का संगमरमर पत्थर चमक रहा था। घर का इंटीरियर डिज़ाइन भी नए जमाने का था। उन्होंने कुछ कदम ही घर में रखे थे। ये एक बहुत एलिगेंट औरत उनके सामने आई। तुम श्रेया हो, फाइनली हम मिल रहे हैं। कबीर ने तो तुम्हें छिपा कर रखा है, वरना मैं कब की तुमसे मिलने आ गई होती। उसने श्रेया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। कबीर ने श्रेया को बताया, ये मेरी माँ हैं। जब श्रेया ने ये सुना तो जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, माँ। उसके मुंह से माँ सुनकर कविता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बहुत प्यारी हो बहू, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, Eka naukarani jaldi isi la la lifafa lakara unak pasa I jo unhan pahale se hi tayara kiada. Sreya haranati ora yuzako thori sarma bi rahi ti. Kabira vaham kara raha ora Sreya ko dekakara mukira kara apana sira hilaya usain mana hi mana soka ki unak paravara ka koi rivaha hoga usain muskarate hukaha sukriya mam. Au maim tumhem baki sabase milavati hum. Kavita ne kaha vo Sreya ko apain satha one bujarga adami ke pasa lagay janak sara para safeta bala the ora vo dekane se hi kafi I jatadera laga rehi the tumare dadaja hayam. Sreya ne unako namaste kaha kabira ne bi bari jata se unako dadaja kahakara bulaya. Jaldi hi Sreya ke hatha mem one ora lala lifafada. Asoka ne Sreya ki tarifa deka halenki pahali bara unhan Sreya ko deka de unaki amkam mem eka santasta dikai de rahi ti bahuda aka kabira ke satha hamesa kusa rahana. 826 इशरो मी। श्रेया ने दरवाजा बंद होने से पहले उसको ताड़ते हुए कहा, कबीर अगर तुम्हें काव्या इतनी बुरी तरह चाहिए तो तुम उसके साथ भाग क्यों नहीं जाते? मुझ पर बिना मतलब अपना गुस्सा निकालना, क्या तुम सच में एक मर्द भी हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने परिवार के खिलाफ जा सको। न ही तुमने इतनी हिम्मत कि तुम काव्या को बता सको कि मुझसे शादी तुमने सिर्फ उसकी वजह से की है। तुम बस एक बुजदिल इंसान हो। कबीर ने पूरे टाइम थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं की। श्रेया वहाँ पड़ी काफ़ी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने बाजुओं से खुद को हक किया और सोचने लगी कि कहीं उसने ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया, कहीं कबीर से बात करते वक्त उसने अपनी हदें पार तो नहीं कर दी। और असलियत में कबीर का गुस्सा होना जायज़ भी है। श्रेया की एक गलती की वजह से उस बेचारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। ऑफ कोर्स वो गुस्से Memda. Agara usa nisa nahim kia hoda taho sakata hi usaki family ne usa para sati ka atana dabava na dala hoda. Jobi unak bika wa usi vajaha se usaki family ko asa mili ora isali yaha saba atana urgent memoir. Lekina Sreya ki stiti bi kafi badakasmata ti. Vota basa eka nakali kabara falana kahati ti lekina usa napana pahali bara ka ihasasa atani asani se kodia. Yuzako yi saba soka kara duka ho rahada. Yi saba sokate Sreya so hi guy. उधर कमरे में अकेले कबीर ने बाहर की आवाज़ धीरे धीरे शांत होती हुई सुनी। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बस बेडरूम का दरवाज़ा तब खोला जब उसे बाथरूम जाना था। उधर श्रेया एक गेंद की तरह इकट्ठी होकर लेटी थी और उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी अनकंफर्टेबल है। कबीर उसके पास गया और चुपचाप उसको देखा। कुछ देर बाद वो नीचे झुका और उसने श्रेया को गोद में उठा लिया। वो काफ़ी हल्की थी। सोते हुए श्रेया का चेहरा गोल लग रहा था, जबकि आमतौर पर उसकी ठुड्डी काफ़ी नुकीली हैं। जब अब वो उसको देख रहा था तो वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो कि आराम से सोया है। थोड़ी देर में वो अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने होठों को नमी दे रही थी। उसने श्रेया को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और बिना कुछ आवाज़ करे उसको देखता रहा। फिर एकदम से उसने अपना सिर हिलाया और बाथरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो श्रेया तब गहरी नींद में सो रही थी। वो कंबल में घुस गया और अपना सिर उसमें धंसाते हुए सोचा कि एक रात की ही बात है। एक रात तो वो लोग इस तरह गुजार ही सकते हैं। किसे पता था कि रात को सोते वक्त श्रेया अपनी टांगें अपने आप तक नहीं रख सकती। जब फाइनली कबीर को नींद आने लगी ही थी तभी उसके शरीर पर एक हाथ पड़ा। उसने अपने दांत किटकिटाते हुए श्रेया के नाजुक हाथ को देखा। उसने उसका हाथ उठाकर साइड पे पटक दिया और खुद दूसरी तरफ पलटकर लेट गया। फिर जब काफ़ी देर बाद वापस उसको नींद आने लगी तो उसने अपनी टांग पर एक टांग का होना महसूस किया।
ऐसे ही वो काफ़ी देर तक कभी सोया कभी जागा, न जाने कितनी देर बाद जब उसको उसके हाथ पैर चलाने की आदत हो गई तो आखिरकार था हार कर सो ही गया। जब श्रेया सुबह उठी तो उसने हैरान होकर देखा कि वो असल में बेड पर थी। लेकिन उसको ये याद नहीं था कि वो वहाँ पहुंची कैसे। क्या ऐसा हो सकता है कि कबीर के अंदर का इंसान रात को जाग गया हो और उसने रात को उसको उठाकर बेड पर सुला दिया हो? लेकिन इस वक्त कबीर रूम में कहीं भी नहीं देखा जा सकता था। श्रेया जल्दी से बाहर गए और देखा कि परिवार के सभी लोग डिनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कबीर ने श्रेया की तरफ एक बार देखा तक नहीं। कविता ने श्रेया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आओ बैठो। श्रेया ने नज़रें बचाते हुए कबीर को देखा। यह इंसान क्या जानबूझकर उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा था? उसने श्रेया को उठाया तक नहीं जबकि वो खुद उठकर इधर आकर बैठ गया। और अब वो सबसे आखिर में पहुंची है। श्रेया कुर्सी पर बैठ गई और बड़ी धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मैं लेट उठी। मुस्कुराते हुए कविता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल रात थकी हुई होगी। कबीर ने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो तुमसे सच में प्यार करता है। ये तो अजूबा ही होगा अगर वो सच में उससे प्यार करे। उसने कबीर की तरफ देखा जिसके उसके हाथ में चम्मच था। वो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसने श्रेया की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। कबीर की माँ की बातें सुनकर श्रेया को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। वो कल रात को काफी थकी हुई थी। Adi rada tavo kabira se lurati hi rahi ora anta mem vo na surfa hara hi gai balki vo physically ora mentally bahuda thaka bi gai. Jaba sreya ko yi saba yada aya tavo kuda ko kabira ko garain se roka nahim pai. Kabira ne usaki tarifa deka ora yuzako amkam dikai. Kavita ne unak bika isaram mem bada hot hu deki ora turanta muskarain laji. ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों काफी बातें करते हैं। जब उन्होंने उन दोनों की शादी कराई थी तो उन्हें लगा था इनके रिश्ते में कबीर के अकेले रहना पसंद करने की वजह से दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दोनों की आपस में काफ़ी बन रही है। ये कबीर अपने दोनों भाइयों से बहुत अलग था। उसको न तो लोगों से बातचीत करनी पसंद थी न ही उनके आसपास रहना। वो काफ़ी घमंडी और असहनशील था। जब वो कभी उसकी बात किसी लड़की से कराती भी थी तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता था। ये सच में बहुत हैरानी वाली बात है कि वो श्रेया से इस तरीके से बात कर पा रहा है। कविता ने कहा, श्रेया तुम बहुत पतली हो और खाओ। जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही उसकी प्लेट में काफ़ी सारा खाना डाल दिया। श्रेया ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगी। कविता ने कहा, चुप करो, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो। उन्होंने कहा, क्योंकि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो तो हम तुम्हें भी थोड़ा मोटा कर ही देंगे। श्रेया ने कहा, क्या पतला होना अच्छा नहीं दिखता? कविता ने कहा, थोड़ा मोटा होना भी अच्छा लगता है। क्यों, किसको नहीं पसंद? क्या कबीर तुम्हें मोटा होने पर कुछ कहता है? कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। उस सच में थोड़ी ज़्यादा ही पतली थी। जब उसने अपनी बाजू मेज पर रखी तो ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने उन्हें मोड़ने की कोशिश की तो वो टूट ही जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नापसंद करने जैसी कोई बात नहीं है, कबीर ने कहा। कविता ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा, ऑफ कोर्स उसे कोई दिक्कत क्यों होगी? वो वैसे भी एक नकली शादी के बंधन में थे। उसके लिए सब ठीक ही होगा जब तक उसकी काव्या मोटी ना हो जाए। श्रेया ने कहा, माँ, इनकी मत सुनिए, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बोलते तो हैं कि मोटी हो या पतली, वो आपको पसंद करेंगे, लेकिन असलियत में उनको पतली औरतें ही पसंद होती है। ये सुनकर कविता कुछ देर रुकी और फिर जोर से हंसे। पूरा डाइनिंग रूम उनकी हंसी से गूंज गया। कविता को श्रेया और भी ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक थी। उसमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। खाने के बाद कविता ने उनको बहुत सारा खाना साथ में बांध कर भी दिया और बिना मन के उन दोनों को दरवाजे तक छोड़कर आई। श्रेया कबीर के साथ वहाँ से चली गई। कार में बैठे हुए श्रेया ने कबीर से कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी माँ इतनी अच्छी इंसान होगी। तुम तो उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वो बहुत जिद्दी है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जब कबीर ने श्रेया के चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखा तो वो बस देखता ही रह गया। वो भी श्रेया की तरह ही हैरान था। ऐसा लगा जैसे उसके कपूर परिवार के बंगले में आने से सब कुछ बड़ी शांति से हो गया। उसको साफ तौर पर दिखा कि उसकी फैमिली में हर कोई, चाहे वो दादाजी हो या उसकी माँ, सब ने श्रेया को बहुत पसंद किया। लेकिन उसने फिर भी कहा, मेरी माँ को बस काव्या के अलावा हर कोई पसंद है। श्रेया ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और उसको देखा। उसने अंदर ही अंदर सोचा, यह इंसान सच में बेवकूफ़ है। Sreya ko akanaka se yada iya ki usak pasa kai ser lala packets hyam, jo usain abi taka nahim kol.
Usain vo bahara nickel oracalain laji. Jaba Usain vo packets kolta unakandara paise nahinda, balki kucha tatala deedsda. Harana hokara Usain baki ke lifafi bi kol. Unamembi paise nahinda. Darasala. Una lifafam mem kabira ke paravara ne batana pahara ke pasa jamina usak nama karaditi. Usak dadaja ne bi bahuda rasa lake mem aka apartment usako gifta kiada. Sreya harana hokara yora se silai. He bhagavana, ye lala packets, ye hai lala packets. श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। 827 खतरनाक एक्सीडेंट। कबीर ने बस एक बार उसकी तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। क्या कोई दिक्कत है? तुम्हारा परिवार बहुत ज़्यादा दयालु हैं, श्रेया ने कहा। कबीर ने कहा, कपूर खानदान की बहू होने के नाते तुम्हें ये सब मिलना ही चाहिए। श्रेया ने पूछा, तो मतलब ये सब उन्होंने अब मुझे दे दिया? कबीर ने जवाब दिया, हाँ, ये अब तुम्हारे हैं। श्रेया उन प्रॉपर्टी डीड्स और टाइटल राइट्स को देखती रही और फिर उसने अपना सिर ऊपर किया। ये बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? कबीर ने कहा, रख लो, ये कपूर खानदान की बहू को देने के लिए ही थे। और अब तुम कपूर खानदान की बहू हो, इसलिए तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया को लगा कि बात तो वो सही कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए उन पैकेट्स को देखती रही। उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। कबीर ने उसको देखते हुए कहा, पैसों की भूखी। श्रेया बहुत अच्छे मूड में थी। कबीर की तरफ मुड़कर उसने कहा, और नहीं तो क्या, और शादी का मतलब ही क्या है? ये तो प्यार के लिए या पैसों के लिए? अब तुमसे प्यार के लिए तो शादी करने का मतलब नहीं बनता, तो पैसे ही बचे न। Kabira ne harana hokara upana sira hilaya. Usain shriya ko tabataka muskarate hu deka jabataka usaki amkam basa tu lena nahim banagae ora usak galabi gola hogai. Vo halke se lala hogai the ora vo bahuda pyari laga rahiti. Usain kucha dera uzako dekat rahane ke bada kabira ne upana sira du sari tarifa gumalia. Lekina tabi Usain deka ki usaka fona baha rahada. Kavya ka fona a rahada. Lekina Usain pahale one najara pasa mem bathi sreya ki tarifa dekha, vo abi bi red packets dekha kara kusa ho rahi ti. उसने फ़ोन उठाया और कहा, क्या बात है? लेकिन उसने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा। काव्या ने कहा, कबीर, तुमने प्रॉमिस किया था मेरा बर्थडे आज रात मेरे साथ मनाओगे। मैंने बस कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया है कि हम कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तुम्हें क्या खाने का मन है? कबीर ने जवाब दिया, तुम्हारा बर्थडे है, तुम डिसाइड करो, ठीक है? फिर मैं उसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करा देती हूँ जहाँ हम हमेशा जाते हैं। कबीर ने कहा, ठीक है। काव्या ने पूछा, कबीर, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? उसने दोबारा श्रेया की तरफ देखा। जब उसने देखा कि श्रेया पहले से ही इधर देख रही थी तो उसको थोड़ा गिल्टी फील हुआ। लेकिन फिर उसने फ़ोन पर कहा, कुछ नहीं, मैं कार में हूँ, मैं घर पहुँचकर तुमसे बात करता हूँ। मुझे रिजर्वेशन करके एक बार बता देना। ओक, ठीक है, काव्या ने कहा और फ़ोन रख दिया। कबीर ने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और श्रेया को देखने लगा। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। अब श्रेया जानती तो थी ही कि कबीर काव्या से बात कर रहा था। शांत रहने का दिखावा करते हुए उसने कंधे झटकाए और कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन, कार में तुम्हें ही देख सकती हूँ मैं। ये कहकर उसने फिर से अपना सिर नीचे किया और उन रेड पैकेट्स को छूने लगी। कबीर ने अपना सिर दूसरी तरफ मुड़ने से पहले एक गहरी सांस ली। श्रेया ने खुद में सोचा, इसे भूल जाओ, ये वैसे भी एक नकली शादी थी, वो किसी और को डेट कर रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके हाथों के ये लाल पैकेट्स ही अभी सबसे ज़्यादा भरोसा करने के लायक थे। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गए, लेकिन उनकी कार बस एक कोने से मुड़ी ही थी कि अचानक से एक दूसरी कार ने उसमें टक्कर मार दी। एक पल में ही कार में डेंट पड़ गया और आगे की तरफ से धुआं निकलने लगा। उनके पीछे से जो गाड़ियां थीं वो जल्दी से रुकी। जब लोगों ने गाड़ी में झांक कर देखा तो कबीर और श्रेया जोर से एक दूसरे के गले लगे हुए थे। जब ये दुर्घटना घटी, श्रेया को महसूस ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा था। उसका दिमाग तब काम करने लगा जब वो कबीर के कड़े और सख्त शरीर पर लेटी थी। कार के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया था। कबीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी आंखें श्रेया पर जाकर रुकी। श्रेया ने जल्दी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कबीर, प्लीज़ कुछ बोलो। दूसरी कार ने टक्कर आकर कबीर वाली साइड पर मारी थी। श्रेया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन कबीर बस उसके डरे हुए चेहरे को देखता रहा। अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया हो, कबीर ने श्रेया के हाथों को आराम से हटाया।
श्रेया की टांग पर बहुत ज्यादा बड़ा कट लगा था और यह बता पाना भी मुश्किल था कि खून कौन सा है और मांस कौन सा। कबीर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तुम सब दूर हट जाओ, मैडम को चोट लगी है। उसकी आवाज में थोड़ी खराश थी। बिना बाहर खड़े लोगों के जवाब का इंतजार किए उसने श्रेया को गोद में उठाया और बाहर निकाला। एक्सीडेंट होने के कुछ सेकंड के अंदर ही वो श्रेया ही थी जो सिचुएशन भांपकर जल्दी से कबीर वाली साइड पर कूद पड़ी। अगर श्रेया न होती तो इस वक्त कबीर घायल होता। जब कबीर ने श्रेया को गोद में उठाया तो श्रेया को एकदम से अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद वो दर्द बढ़ता ही गया। बाहर के लोग हैरान थे जब उन्होंने कबीर को श्रेया को इस तरह तेजी से ले जाते हुए देखा। वो भी जल्दी से उनके पीछे चलने लगे। उधर हॉस्पिटल पहुंचने तक श्रेया का बहुत ज्यादा खून बह गया था जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने अपने बगल में कबीर को देखा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसे पता नहीं क्यों लेकिन उसकी हथेली की गर्मी से उसे सांत्वना मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसका दर्द थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो कबीर की सफ़ेद शर्ट पूरी खून से लथपथ थी। कबीर को इतना डरा हुआ देखकर उसको हंसी आ गई। कबीर, मैं अभी मर नहीं रही। कबीर जम किया, उसके चेहरे के भाव बदले और वो श्रेया को देखता रहा। उस वक्त उसमें गुस्सा करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम नहीं मरोगी। लेकिन मेरा बहुत खून बह गया, श्रेया ने कहा। कबीर ने कहा, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम्हारा काफ़ी खून इसलिए बहा क्योंकि तुम्हारी टांग की एक जरूरी आर्टरी फट गई थी। श्रेया ने कहा, एक मेजर आर्टरी, मुझे डर लग रहा है अगर मैं मर गई तो क्या तुम आज़ाद हो जाओगे और अपनी काव्या के साथ चले जाओगे। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखें अशांत हो गई और उसका माथा ठनक गया। चुप करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब उसने काव्या का नाम सुना तो उसको थोड़ा अशांत महसूस हुआ। वो उस वक्त उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। अगर उसने फ़ोन न किया होता तो पूरा टाइम उसका ध्यान भटका नहीं रहता, वो बाहर के हालात पर ध्यान दे पाता और ऐसा कुछ होता ही नहीं। श्रेया ने कहा, सच, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कबीर ने उसके छोटे से चेहरे को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ सिकुड़ गए। उसको इस हालत में देखकर कबीर का दिल थम सा गया था। उसने अपना सिर ऊपर किया और कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैडम ने कहा, उनको दर्द हो रहा है, जाओ और जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। कबीर का असिस्टेंट कबीर के साथ ही था। जैसे ही उसने कबीर के चेहरे पर दुख के भाव देखे, उसने जल्दी से बाकी लोगों को जल्दी करने का इशारा किया। कबीर की नज़रें श्रेया पर ही टिकी थी। जब उसने श्रेया को अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते देखा ताकि कबीर उसको दर्द में न देख सके तो कबीर की आंखें गहरी हो गई। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसने श्रेया को देखा और कहा, मेरी तरफ देखो, ज़्यादा मत सोचो। हाँ हम। श्रेया ने सिर हिलाया। कबीर की नज़रें उसके होठों पर जा रुकी जो सूख कर सिकुड़ गए थे। उसके होठ थोड़े अलग हो गए थे और उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसने उसके चेहरे को हल्के हाथ से पकड़ा, उसकी तरफ मुड़कर उसके थोड़ा करीब हुआ और उसके होठ जो कभी बंद हो रहे थे कभी खुल रहे थे उनको एक जगह रोक दिया। कबीर और श्रेया की कहानी। इस कहानी में आगे एप 28 पावा। श्रेया को ऐसा लगा जैसे अचानक ही उसका खून उसके दिमाग की तरफ दौड़ रहा है और सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। जब कबीर के हल्के से ठंडे होठ श्रेया के होठों पर पड़े, उसके होठों पर नमी आ गई। तब जाकर श्रेया को दोबारा होश आया। उसने श्रेया को किस किया था और वो अभी अभी उसे चूमे जा रहा था। उसने श्रेया को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं दिया। उनकी जीभें आपस में टकरा रही थी और आपस में लिपट गई थी। एक बार तेजी से सक करने पर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बह रहा है और उसका सारा शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं। कबीर के परफेक्ट चेहरे को इतने करीब से देखकर उसको एक खुशबू का एहसास हुआ। वो अचानक से अपना सारा दर्द भूल गई। श्रेया ने कबीर के हाथ को जोर से पकड़ा और कबीर की हथेली की गर्मी उसको अपनी हथेली में महसूस हुई। उसको दोबारा थोड़ा सा दर्द भी महसूस नहीं हुआ जब तक कि डॉक्टर ने उसके जख्म पर टांके नहीं लगाए। तब जाकर कबीर ने उसके होंठ धीरे धीरे छोड़े। उसकी खुशबू उतनी ही मीठी थी जितनी उसे याद थी। उसके होठों को छोड़ने के बाद भी कबीर को उसे किस करने का मन हो रहा था। इतना खून बह जाने के बावजूद श्रेया शायद एड्रेनल की वजह से ही इतनी देर तक सुध में रह पाए। जैसे ही डॉक्टर ने उसके जख्म पर टाका गाना खत्म किया वो उसी वक्त बेहोश होकर गिर गई जैसे किसी टूटे धागे को छोड़ दिया गया हो। जब श्रेया दोबारा उठी तो उसने अपने आसपास काफ़ी नीला रंग देखा। उधर ऑपरेशन में काफ़ी उपकरण रखे थे। वो जम गई और दोबारा उठने के लिए कोशिश करते करते उसने बस अपने घाव को खींच दिया। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ जैसे किसी ने उसे चाकू मार दिया हो। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अभी भी उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि कबीर बेड के साइड पर सिर रखे गहरी नींद में सोया हुआ था। श्रेया के हल्के से हिलने से ही उसकी नींद टूट गई और वो बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तुम्हें? उसने श्रेया को घबराते हुए देखा। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था।
श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में कभी सारी रात उसके साथ वहां रुका था। श्रेया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, वो मैंने गलती से अपने ही घाव छेड़ दिया था। ये सुनते ही कबीर जल्दी से उठ खड़ा हो गया और कंबल हटाकर उसके घाव को देखा। अभी भी उस पर कसकर पट्टियां बंधी हुई थी और शायद इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने चैन की सांस ली और उस पर टूट पड़ा। उसने कहा, थोड़ा ध्यान रखो, बिना मतलब के चारों ओर मत घूमो। आखिरी रात में वो थोड़ी थोड़ी देर में बड़बड़ाती रही और कराहती रही। कबीर को उसे इस हालत में देखकर बड़ी बेचैनी हुई। वो बस इसी तरह से उसका हाथ पकड़े पूरी रात उसके पास रह सकता था। सुबह होने ही वाली थी, तब जाकर कबीर थक हार कर सो गया। सौभाग्य से डॉक्टर ने कहा कि हालांकि एक बड़ी जरूरी आर्टरी टूट गई थी, लेकिन अब खून बहना बंद हो गया है और वो सही ट्रीटमेंट के साथ कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। श्रेया बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने की वजह से बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इस तरह मेजर आर्टरी से इस तरह खून बहते जाना बहुत खतरनाक था। यदि समय रहते सही ट्रीटमेंट नहीं हो तो इंसान मर भी सकता है। श्रेया को लग्जूरियस वीआईपी वार्ड में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर वहां से ऑपरेशन के उपकरण हटा दिए जाए तो वो किसी भी तरीके से एक वार्ड नहीं लगता। वो जानती थी कि अब वो ठीक हो रही है। एक राहत की सांस लेते लेते उसे याद आया, अरे नहीं, मेरे टाइटल डीड और मेरी प्रॉपर्टी डीड का क्या? कबीर ने अचंभे में उसको देखा और कहा, मुझे नहीं पता। श्रेया हैरान होकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जल्दबाजी में उन्हें कहीं उछाल दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उसके कागजात उसके लिए संभाले नहीं? श्रेया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतने जरूरी कागजात थे। कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, अगर वो इतने ही जरूरी थे तो तुम उनको सीने से लगाकर कोने में क्यों नहीं छिप गई? तुमने तो उनको हवा में उछाल दिया और खुद मेरे ऊपर कूद गई। उसको श्रेया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। श्रेया ने पलके झपकाते हुए कहा, मुझे नहीं याद क्या हुआ, शायद मैंने जल्दी जल्दी में ऐसा कर दिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, दोबारा ऐसा मत करना, वो बहुत खतरनाक था। श्रेया ने कहा, ऑफ कोर्स, एक बार सबक मिलने के बाद अब मुझे पता है कि अगली बार क्या करना है। वो तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कहाँ छुपना है। कबीर ने अपना सिर हिलाया। श्रेया ने दोबारा कहा, ओह हाँ, मेरी टाइटल डीड और प्रॉपर्टी डीड तो वापस भी बन सकती है ना? कबीर ने कहा, हाँ जरूर, अगर उन पर तुम्हारा नाम है तो वो तुम्हारी ही हैं। बढ़िया। श्रेया ने चैन की सांस ली। कबीर ने कहा, चलो बढ़िया, अब तुम्हारी इस दिक्कत का हल मिल गया है। चलो कुछ खा लो, खाने का टाइम हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि एक बार होश में आने के बाद वो कुछ भी खा सकती हैं। कबीर ने पहले ही घर पर किसी को कुछ बनाने के लिए कह दिया था। अब जब श्रेया होश में आ गई है तो उसने खाना हॉस्पिटल में मंगा लिया। लेकिन श्रेया अभी भी हिलने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने कहा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, बस शांति से बैठ जाओ। श्रेया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। कबीर ने एक छोटी टेबल वहां रखी। उसने एक चम्मच उठाया और ध्यान से उसने दलिया उठाया। अपने मुंह की तरफ ले जाकर उसने फूंक मारी और फिर अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया बस उसको देखती रही और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उसने अपना मुंह खोला और एक बार में पूरा चम्मच खा गई, लेकिन गलती से उसने चम्मच पर दांत मार लिए। कबीर ने अपनी भौहें से सुकोड़ी। उसने उसके होठों को देखा जो कल के मुकाबले आज थोड़े लाल थे और दलिये से उनको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल गया था। ओह सॉरी, श्रेया ने जल्दी में कहा, बिना कबीर के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए। कबीर ने कहा, क्या तुम थोड़ा ध्यान से खा सकती हो? हालांकि उसकी आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी उंगलियों से श्रेया के मुंह के किनारे पर लगे दलिये को साफ किया। उसकी उंगलियों ने उसकी नाजुक होठों को छुआ। उसी वक्त अचानक से कबीर का फ़ोन बजने लगा। उसने अपने हाथ से बाउल नीचे रखा और अपने सेल फोन को देखा। उस पर काव्या का नाम था। उसने एक नज़र श्रेया की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन उठाकर बात करने बाहर चला गया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाज़ा बंद होते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसका फ़ोन आया है। जब कबीर ने फ़ोन उठाया तो उसने काव्या की घबराई हुई आवाज़ सुनी, कबीर तुम कल रात क्यों नहीं आए? तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। उसका फ़ोन एक बार बजा तो था, लेकिन उस वक्त श्रेया कोमा में थी। ये सोचकर कि श्रेया डिस्टर्ब होगी, कबीर ने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि वो उसका फ़ोन वार्ड के बाहर ले जाए। काव्या की आवाज़ में गुस्सा सुनकर कबीर ने कहा, कल रात कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या काम आ गया था, कोई भी और दिन होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन कल मेरा बर्थडे था।
तुम कैसे मुझे इतनी देर तक अकेले इंतजार करवा सकते हो? काव्या फिर से रोने लगी। कबीर जानता था कि काव्या बहुत आसानी से रोने लगती है, लेकिन जब उस वक्त उसने उसे रोते हुए सुना तो वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि श्रेया बात बात पर नहीं रोती। कल वो इतने ज़्यादा दर्द में थी कि उसके दांत कटकटा रहे थे और उसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगी। तब भी उसने एक आंसू अपनी आंख से नहीं निकाला। कबीर ने कहा, कल सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। आई एम सॉरी, जब भी अगली बार मिलेंगे तब मैं इस बारे में तुमसे तसल्ली से बात करूंगा। काव्या ने कहा, तो क्या तुम आज रात को आ सकते हो? कबीर ने कहा, मुझे डर है कि आज तो नहीं आ पाऊंगा। क्या काव्या के आंसू कबीर को उसके पास बुलाने में कामयाब होंगे या फिर कबीर श्रेया के पास रहकर उसकी देखभाल करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। 829 यही सो जाओ। काव्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने तभी फ़ोन काट दिया। जब कबीर ने फ़ोन कटने की आवाज़ सुनी तो कुछ देर वो वहीं जम गया। जब उसने देखा कि डॉक्टर आ चुके हैं तो वो श्रेया के वार्ड में चला गया। डॉक्टर ने श्रेया की चोट को जांच लिया था। उसकी चोट अच्छे से ठीक हो रही थी और वो जल्दी ही वापस चल सकती थी। कबीर पास में खड़ा देख रहा था। जितनी देर वो फ़ोन पर बात करने बाहर गया, उतनी देर में श्रेया ने सारा खाना खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने डॉक्टर के साथ चर्चा भी शुरू कर दी थी कि कैसे कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। सच में पत्थर दिल और एहसान फरामोश थी। कबीर ने उसके घाव के निशान को देखा और डॉक्टर से पूछा, क्या ये घाव का निशान इसकी टांग से हटाया जा सकता है? डॉक्टर ने बड़ी इज्जत और सावधानी से जवाब दिया, वो हर इंसान के लिए अलग होता है। मैडम के शरीर पर कोई निशान नहीं है तो इनके शरीर पर निशान पड़ने के कम चांसेस हैं। ये रिकवर तो कर लेंगी, लेकिन इतने बड़े घाव की वजह से थोड़ा निशान तो रहेगा ही। घाव को सिलाई करते समय उन्होंने विशेष रूप से एक विधि का प्रयोग किया था जो निशान नहीं छोड़ेगी, लेकिन घाव अभी भी खुरदरा दिख रहा था। कबीर नहीं चाहता था कि श्रेया के शरीर पर कोई निशान रह जाए। जब उसने श्रेया का घाव देखा तो उसे गुस्सा आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी के शरीर पर एक भी दाग नहीं बचेगा। अपने सबसे अच्छे डॉक्टर से कहें कि इसका समाधान करें। जब डॉक्टर ने ये सुना तो उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जब श्रेया ने डॉक्टर को जाते हुए देखा तो उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, लगता है थोड़ा निशान तो रह ही जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं शूटिंग कर रही होंगी तो मैं इसको फाउंडेशन से छुपा दूंगी। लेकिन कबीर ने उसको गंभीरता से देखा और बोला, नहीं, अगर इस हॉस्पिटल से नहीं होगा तो मैं दुनिया के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल से इलाज कराऊंगा। मैं तुम्हारी बॉडी पर एक भी निशान नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त उसके चेहरे को देखते हुए श्रेया को उसके दिल की नरमी का एहसास हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, अगर मेरे शरीर पर निशान होंगे तो तुम मुझे नापसंद करोगे? सीरियसली, जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में साथ हो उसको कभी उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुना तुमने, मैं कितनी भी बुरी दिखूं पर तुम मुझे अलग नहीं कर सकते। कबीर को कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने श्रेया को देखा और कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे शरीर पर घाव के निशान नहीं देखना चाहता। वो उसको चोट लगते हुए नहीं देखना चाहता था, खासकर अपनी वजह से। जब उसने श्रेया को हॉस्पिटल के कपड़ों में देखा तो उसे उसकी सफ़ेद मुलायम स्किन की याद आ गई। उसको एकदम से ये सोचकर अजीब लगने लगा कि उसकी वजह से श्रेया की स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। श्रेया हल्का सा उसकी तरफ खिसकी और पूछा, या इसीलिए कि तुम्हें इस निशान को देखकर गिल्टी फील होता है? कबीर ने उसको घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जबकि उसको असलियत में थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। श्रेया ने कहा, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो आगे से मेरे साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना, बेवजह मुझे बाहर निकाल के न फेंको, वो भी काफ़ी होगा। कबीर जम गया। उसको वो दिन याद आया जब उसने श्रेया को बाहर सोने के लिए छोड़ दिया था। उसको गुस्सा सिर्फ श्रेया के हद से ज़्यादा बुरे तरीके से बात करने की वजह से ही आया था। जब से वो पैदा हुआ था तब से अब तक कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो उससे इस तरीके से बात करने की हिम्मत करे। लेकिन उस वक्त उसने श्रेया की तरफ गहराई से देखा और बस धीरे से कहा, ठीक है। श्रेया ने हैरान होकर अपना सिर ऊपर किया। कबीर को देखते हुए वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। इसने अभी अभी ये क्या कहा? कबीर ने अपनी नज़रें हटाई, सिर नीचे किया और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी उनको सही तरीके से रखा। उसके बाद वो श्रेया की दवाई लेने के लिए ग्लास में पानी डालने लगा। पहले दिन श्रेया का घाव दर्द कर रहा था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने उसको सबसे बढ़िया दवाइयाँ दी थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में नहीं थी। उस रात जब श्रेया के सोने का वक्त होने वाला था तो उसको थोड़ी नींद आने लगी। वो सोने ही वाली थी
उसने अपनी बंद होने जा रही आंखों से कबीर की तरफ देखा और पूछा, तुम आज रात क्या करोगे? कबीर ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस यहाँ बैठा रहूँगा। श्रेया ने कहा, तुम वापस जाकर सो क्यों नहीं जाते? कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। जब कबीर ने उसे यहाँ अकेला छोड़ने के बारे में सोचा, उसे बस यही लगा कि वो बहुत अकेली हो जाएगी। आखिरकार वो बाकी लोगों की तरह नहीं थी जो अपने परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। उसके पास सिर्फ वही था जिसे उसने अपना पति माना था। श्रेया ने कहा, सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर सोने के लिए जगह ढूंढ सकते हो। कबीर ने कहा, नहीं, यहाँ बहुत सारे उपकरण हैं और तुम्हारी देख रेख के लिए भी तो किसी को यहाँ होना चाहिए। मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है फिर, श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और अपने बेड की तरफ। वीआईपी वार्ड में जो बेड था वो आम बेड्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। उसने कुछ देर ध्यान से सोचा और फिर अपने बेड को थपथपाया, तुम ऊपर आकर इधर बेड पर क्यों नहीं सो जाते? ये बेड वैसे भी काफ़ी बड़ा है। जब कबीर ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें अंदर ही अंदर चमक उठीं। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा ये देखकर कि उसने न तो उसके सुझाव को अस्वीकार किया और न ही इसके लिए सहमत हुआ। श्रेया ने फिर से कहा, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाऊंगी? ऐसा है तो मैं बीच में तकिया रख दूंगी। बिस्तर इतना बड़ा है, हम बड़े आराम से अलग अलग सो सकते हैं। कबीर ने कहा, ठीक है, हम यही करेंगे बस। चलो अब जल्दी से आराम करते हैं। जब उसने देखा कि कबीर सच में राजी हो गया है तो वो जल्दी से उसे जगह देने के लिए एक तरफ शिफ्ट हो गई। कबीर ने बिस्तर पर आने से पहले थोड़ी सफाई की। वो लोग बीच में तकिया रखकर अलग अलग किनारों पर सो गए। लेकिन श्रेया ने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ लिया था। हालांकि वो लेटी रही, वो अपने पास लेटे इंसान की सांसें साफ महसूस कर पा रही थी, जबकि उसको तो कब का सो जाना चाहिए था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। दवाई के असर की वजह से श्रेया को जल्दी से गहरी नींद आ गई। कबीर ने महसूस किया कि श्रेया अब हिलजुल नहीं रही और करवटें भी नहीं बदल रही। उसकी सांसें भी धीमी हो गई हैं। वो जानता था कि श्रेया अब शायद सो चुकी है। गहरी सांस लेते हुए उसने दूसरी तरफ करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो सोने लगा उस पर एक टांग जोर से आ गिरी। ये श्रेया की बच्ची, अब इसको दर्द नहीं हो रहा। उसकी चोट भी उसके सोने के तरीके को ठीक नहीं कर पाए। कबीर ने बड़े ध्यान से उसकी चोट को अपना हाथ लगने से बचाते हुए दूर किया, लेकिन फिर उसके ऊपर एक हल्की सी बाजू आ गई। कबीर ने मन ही मन सोचा, चाहे तो उनके बीच में चाकू ही क्यों न रख दिया जाए। लेकिन वो भी इस हाइपर एक्टिव औरत को रोक नहीं सकता। उसने ध्यान से उसका हाथ उठाया, दूसरी तरफ मुड़ा और फिर बड़े आराम से उसका हाथ नीचे रख दिया। लेकिन फिर वो उसके शांत सो रहे चेहरे को देखने लगा। उसके लाल होंठ चमकीले और नम थे। इस वक्त ये लड़की उस लड़की से काफ़ी अलग लग रही थी जो कल मरने ही वाली थी। उसने अपनी एनर्जी काफ़ी तेजी से वापस रिकवर कर ली थी। और फिर जब कबीर ये सब सोच ही रहा था, श्रेया आगे की तरफ मुड़ी। कबीर रुक गया। उसने महसूस किया कि श्रेया के होंठ उसके चेहरे को हल्का सा छू रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो वो उसके नर्म लाल होठों को छू सकता था। उसको एकदम से अपने शरीर में कपकपी महसूस हुई, जैसे कोई बिजली का झटका हो। श्रेया के होठों की तरफ देखते हुए उसे अचानक से लगने लगा कि उसका गला सूख गया है। हालांकि वो एक बार फिर हिली और आगे को आ गई। उसके छोटे होंठ सीधे कबीर के होठों पर आ टिके। कबीर को एकदम से गर्म हवा के झटके जैसा महसूस हुआ। श्रेया, तुम आग से खेल रही हो और हिलने की हिम्मत की तो? उसने अपने होठों को हल्का सा खोलकर उसको धमकाते हुए कहा। लेकिन श्रेया कहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाली थी। उसके होठों को देखकर कबीर का दिल तेजी से धड़का। उसके होंठ एकदम लाल और नम थे, जैसे किसी पके हुए फल के अंदर का हिस्सा। उसके होंठ हल्के से ललचाने वाले भी लग रहे थे। वो हल्का सा पास आया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब हुआ, श्रेया की आंखें जो इतनी देर से बंद थी अचानक से खुली। उसका चेहरा वहीं जम गया और उसने श्रेया की चमकदार आंखों में देखा। उस पल श्रेया को लगा कि उसकी आंखों के काफ़ी करीब कुछ है और उसने हैरान होकर अपनी आंखें मसली। दवाइयों के असर की वजह से उसका दिमाग थोड़ा धीमा हो गया था। तुम? उसके कामुक होंठों की तरफ देखते हुए श्रेया के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। कबीर ने कहा, ठीक होकर सो जाओ। उसने अपने हाथों से श्रेया की आंखें छुपाए। कुछ ही देर में श्रेया वापस से सो गई और उसकी सांसें नॉर्मल हो गई। Vahim du sari tarifa kabira ne apana munha du sari tarifa gumalia ora dobara sreya ki tarifa mura kara nahim dekha. Lekina aba jaba usain dobara apani amkam banda ki to uzako fira se sreya ka hatha apani chati para mahasusa wa, kaham, usaki avaza sunan valley t.
Yuzuko halka sa gusaya. Leki na usabataka sreya ke hatha pamva kulain ki adata hoku kiti. Vo bi jaldi hai sogaya. Dus erdina jabataka sreya yuthi. Kabira kafi dara pahale haya kukada. Jaba vo naha dokara tayara way tabataka kabira usak li breakfast lakara gaya. Aba usaki tanga mem darda nahim ho raha da or asreya ka muda bi pahale se kafi thika ho gaya da. उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, हम साथ में सो सकते हैं जैसे हम कल सोए, देखो तुम कितने फ्रेश लग रहे हो। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसको चुपचाप देखता रहा। उसने श्रेया को नहीं बताया कि कैसे जब वो सुबह उठा तो उसका शरीर कबीर पर लिपटा हुआ था। थोड़ी देर में ही डॉक्टर श्रेया की पट्टियां बदलने आए। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो काफ़ी ठीक है, लेकिन घाव का निशान अभी भी काफ़ी भद्दा था और कबीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कबीर ने पूछा, डॉक्टर मेरी वाइफ की चोट पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने उसकी धीमी आवाज़ को सुना और कहा, इसमें थोड़ा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कह पाते, कबीर का फ़ोन बजने लगा। कबीर ने देखा तो वो काव्या का फ़ोन था। कबीर को डॉक्टर का जवाब सुनने का इंतज़ार था। उसने फ़ोन काट दिया। श्रेया और कबीर की कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से।